गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, मैं सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर्स था, इसके पहले वीडियो में मैं बता रहा था, इस चैप्टर्स में क्षार के विषय में मैं बता दिया था। यानी पहला वाला यहाँ पर पार्ट 2 आपका जो है, ये दूसरा वीडियो है। अब पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्षार के विषय में बता दिया था कि क्षार क्या होता है या किसे कहते हैं, ये बात आप लोगों ने समझा था। अब देखिए बाबू, यहाँ से अब हम लोगों को पढ़ना है क्षारों के सामान्य गुण। तो हेडिंग देंगे क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण हो गया। देखिए बाबू, क्षार के कई गुण होते हैं जिसका अध्ययन हम लोग को एक एक करके करना है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें पहले थोड़ा सा लिखिए, तो क्षारों के कुछ प्रमुख सामान्य गुण, क्षारों के कुछ प्रमुख सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। हो गया। अब पहला ध्यान दीजिए, देखिए प्रबल क्षार, देखिए एक दुर्बल क्षार होते हैं, एक प्रबल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार जो आपका होता है, देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि प्रबल क्षार जो है प्रबल अम्ल की भांति संक्षारक होते हैं, अर्थात यह लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा इत्यादि को गलाकर क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात उसको नष्ट करने की क्षमता या प्रवृत्ति होती है या रखते हैं। चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए, तो जो क्रम संख्या निम्नलिखित लिखे हैं ना, उसके नीचे क्रम संख्या करके, जैसे एक एक करके, जैसे क्रम संख्या है पहला, फिर दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, ऐसे करके आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक ना। तो चलिए पहला इसमें लिखिए, तो बाबू प्रबल क्षार, प्रबल क्षार प्रबल अम्लों की भांति, प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। अर्थात लकड़ी, कामा कागज, कागज, कामा कपड़ा, कामा त्वचा, त्वचा इत्यादि को नष्ट करने की, इत्यादि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इत्यादि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हो गया। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए बाबू, क्षारों के जो स्वाद होते हैं वह तीखा होता है। यानी हम कह सकते हैं क्षार के स्वाद तीखा होते हैं और यह जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्या होते हैं बाबू, जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। अर्थात इसे हम क्या करते हैं, इनके हानिकारक प्रभाव के कारण इसे चख करके नहीं देखा जाता है। चलिए इसमें नोट कीजिए, तो दूसरा यानी क्रम संख्या जो आपका है वह दूसरा होगा। पहला आप लोगों ने नोट किया है, दूसरा क्षार का स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। क्षार का स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। कामा देकर के आगे लिखेंगे, हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए, इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। हो गया। अब इसके बाद क्रम संख्या तीसरा यानी पॉइंट तीसरा इसमें का जो आपका है वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए तीसरा आपका क्या होगा, यानी क्षार जल में विलेय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्षार जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। क्षार क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। चलिए इसमें थोड़ा अगला पॉइंट लिखिए, तो क्षार जल में विलेय होते हैं, क्षार जल में विलेय होते हैं। हो गया।
फिर इसके बाद से चौथा पॉइंट अर्थात अगला इसमें का ध्यान दीजिए। अब क्षार जो आपके होते हैं यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी जो लाल लिटमस होता है उस लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हो गया। अब जो है थोड़ा ध्यान देंगे इसमें अगला यानी पांचवा पॉइंट, लिटमस क्या होता है भाई? उसमें लिटमस एक पेपर होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिटमस एक पेपर होता है जो लैब में जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसका कलर अलग अलग होता है, कई ठो लिटमस पेपर होते हैं, ठीक ना। लैब में आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए, और आप अच्छी तरह से उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। हाँ, इसमें पांचवा पॉइंट यानी क्रम संख्या जो पांचवा है इसे हमें समझना है। देखिए बाबू, क्षार जो होते हैं यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक ना। चलिए लिखिए थोड़ा इसमें। तो क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। हो गया। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे उदासीनीकरण। क्या हेडिंग देंगे? उदासीनीकरण। यानी उदासीनीकरण क्या होता है इसे हमें क्या करना है, यहां पर समझना है। सबसे पहले हेडिंग हम देंगे, इसके बाद से उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण क्या होता है इसके विषय में यहां पर हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात देख, उदासीनीकरण को समझने से पहले इसके अर्थ को पहले समझिए क्या कहा जा रहा है। जैसे उदासीनीकरण यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ इसमें न्यूट्रलाइज हो रहा है, अर्थात तो जैसे उदासीन हो रहा है, यानी किसी प्रकार का इसमें आवेश जो है रह नहीं रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए, जब हम किसी अम्ल व क्षार को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो सामान्यतः लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। और इसमें देखिए, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अब अथवा करके एक और आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, पहले इसे नोट कीजिए, तब उसके बाद से एक और मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, उसे भी आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक ना। चलिए इसमें जो है पहले नोट कीजिए, जब अम्ल और क्षार को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से लवण तथा जल प्राप्त होता है। मुख्य रूप से लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल्स में ध्यान दीजिए, मान लीजिए अम्ल के जगह पर यदि HCl ले लिया गया हो, यह क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको हम क्या करें? NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, और मिला करके जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के बाद से जब इसे मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे देखिए, यहाँ Na और OH के बीच का जो बांड है
और H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये वाला ब्रेक करता है। यहाँ से यह इसके साथ जुड़ता है, NaCl बनाता है, और ये जो है इसके साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो NaCl एक प्रकार का लवण होता है, अर्थात यह क्या होता है, साधारण लवण होता है। और प्लस ये जो आपका H और OH ये क्या हो जाता है, आपका H2O हो जाता है, अर्थात जल हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब आपने अम्ल और क्षार को मिलाया, तो अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद से आपने क्या देखा कि लवण तथा जल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लवण तथा जल प्राप्त हुआ। और इस प्रकार की जितनी अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं को, ध्यान दीजिएगा, सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो जो आप लोग लिखे हैं उसके जस्ट नीचे इस रासायनिक समीकरण को आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। नोट करने के बाद से अथवा करके, ध्यान दीजिएगा, एक और परिभाषा मैं समझा रहा हूं, उसको पहले समझिए, फिर उसके बाद से उसे भी नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, यह परिभाषा भी सेम उसी तरह से है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। देखिए बाबू, जलीय विलयन में, बात समझिएगा, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H पर धन आयन, क्या होता है, H पर धन आयन तथा OH पर ऋणायन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यानी जैसे जिस में आपका H पर धन आयन और OH पर ऋण आयन आपस में मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा नोट कीजिए, तो अथवा करके नीचे नोट कीजिएगा। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H पर धन आयन तथा OH पर ऋणायन आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को, तो इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे उदासीनीकरण उष्मा। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, उदासीनीकरण के विषय में हम लोगों ने समझा, फिर उसके बाद से जो है हम लोग को क्या समझना है, उदासीनीकरण उष्मा के विषय में समझना है। ठीक है ना। तो हम हेडिंग देंगे उदासीनीकरण उष्मा। देखिए बाबू, सबसे पहली बात इसमें जानिए, जो कोई भी अगर वर्ड आपके पास आता है तो उस वर्ड अर्थात उस शब्द जो आपका है उसका डिफिनीशन समझने से पहले अच्छी तरह से कायदे से हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, जैसे इस वर्ड का अर्थ समझिए। जैसे इसमें क्या है, उदासीनीकरण उष्मा है, उदासीनीकरण उष्मा है। तो पहले तो हमको उदासीनीकरण और उष्मा दोनों का अर्थ समझना चाहिए, फिर इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। जैसे मान लीजिए उदासीनीकरण उष्मा, ठीक है ना। अब उदासीनीकरण के विषय में मैं आपको बताया हूं, अब उष्मा के भी परिभाषा पहले समझिए। देखिए बाबू, जब ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है, अर्थात तापों के अंतर के कारण होता है, तो उस स्थानांतरित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊर्जा का स्थानांतरण दो तरह से होता है, एक जैसे ताप के अंतर के कारण होता है, एक जो आपका है बिना तापांतर के कारण होता है। यानी एक तापांतर, एक बिना तापांतर के कारण क्या होता है,
आपका इसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है तो उस स्थानांतरित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, इसमें कहने का मतलब, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि उदासीनीकरण को भी आपने समझ लिया, ऊष्मा को भी आपने समझ लिया। अब उदासीनीकरण ऊष्मा को समझिए। जैसे देखिए, 1 ग्राम तुल्यांकी भार, बात समझिएगा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार और 1 ग्राम तुल्यांकी, जैसे 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को, बस है ना, उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। यानी कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांकी भार। देखिए, तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार एक संख्या होता है। यह जैसे किसी दो यौगिक यानी यौगिकों के तुल्यता के आधार पर जो एक संख्या बताई जाती है, जो पिछले क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। अर्थात यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार, बात समझिए, कि तन विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण के या उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। चलिए, अब इसमें जो है थोड़ा नोट कीजिए। तो उदासीनीकरण ऊष्मा में 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। हो गया? तो देखिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग को जो लवण है, इस लवण के विषय में, अम्ल के विषय में आपने समझा, क्षार के विषय में समझा, अब लवण के विषय में आप समझेंगे और कैसे किस प्रकार से लवण जो आपका होता है, यानी अगले वीडियो में कल मैं आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। यानी आज के लिए बस इतना ही। जितनी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरह से बेहतर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी भविष्य में परेशानी न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके बाय।